हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आ गई हूं फिर से एक बार आपके सामने। आज का हमारा वीडियो होने वाला है फाइनेंस के ऊपर। इससे पहले भी हम फाइनेंस के ऊपर कुछ वीडियो बना चुके हैं, तो पहले हम उनको रिकैप कर लेते हैं। तो अब तक हमने फाइनेंस में क्या देखा है कि हम ज़्यादातर फाइनेंस को रिलेटेड कर रहे हैं महिलाओं से लेकर, यानी कि लेडीज़ से लेकर। या वैसे ये वीडियो सभी के लिए है, लेकिन थोड़ा सा इस कॉन्सेंट्रेशन रहेगी मेरी लेडीज़ के ऊपर। तो हमने पहले वीडियो में देखा था आपने कि हमें बचत कैसे करें, क्यों करें, और अपने खर्चों को हम कहाँ कहाँ पर कम करके अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। और हमने अगले वीडियो में हमने देखा था कि फिर हमने देखा कि हम अपनी बचत को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपनी बचत को एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहिए, या कुछ हमें टर्म इंश्योरेंस या इस तरह के प्लान लेने चाहिए। और फिर हमारे पास जो अब उसके बाद बचत होती है उसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने में हमें उसे कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट में लगा सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में, या मतलब मैंने एक ब्रीफ आपको दे दिया था। और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे कि हमें अपनी बचत को हम ये सोच कैसे इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपने अंदर एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हम बचत कितनी करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे हम मंथली बचत करते हैं, या फिर हम एनुअली कुछ बचत कर रहे हैं, या हर मंथ हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम बन रही है, मतलब फिक्स्ड बचत हम कर पा रहे हैं जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये लगाना पड़ेगा अपना हिसाब कि हम कितनी बचत कर पा रहे हैं, और हमें उसे मंथली इन्वेस्ट करना है या फिर उसे एनुअली इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। फिर हम दूसरी चीज़ पर आते हैं। तो दूसरी चीज़ हमें ये सोचनी होगी कि हमें उस बचत को कहाँ पे लगाना चाहते हैं, मतलब हमें उसे भी उससे कैसा इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट तो नो डाउट सब लोग अच्छा ही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, पर उसके साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, यानी कि हम रिस्क लेने की कंडीशन में है। रिस्क लेने से मतलब है कि अगर हमने पैसा लगाया, मान लिया मैंने 100 रुपये लगाए कहीं पर, और मुझे 110 रुपये कोई बोल रहा है कि इसमें 10% का फ़ायदा होगा, मुझे 110 रुपये तक मिल सकते हैं। और दूसरा बोल रहा है कि मैंने 100 रुपये वहाँ पर लगाए और वहाँ पर मुझे 105 रुपये ही मिलेंगे, पर वो 105 रुपये मुझे फिक्स्ड मिलेंगे, कि मतलब उन्होंने मुझे गारंटी दे दी है कि हम इतने टाइम बाद आपको इस 100 रुपये से 105 रुपये देंगे ही देंगे। और दूसरे ने मुझे गारंटी नहीं दी है, पर वो उसने एक पॉसिबिलिटी बताई है कि आपको 110 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन इससे कम भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके 100 रुपये 102 ही बने, 103 बने, पर ज़्यादा चांसेस है कि आपके 100 रुपये 110 रुपये तक बन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके 100 रुपये 95 रुपये रह जाएं, यानी कि आपको घाटा हो जाए। तो ये दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको डेब्ट कहते हैं एक को, या फिक्स्ड डिपॉजिट वाले, जो मतलब जहाँ पर थोड़ा फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, डेब्ट वाले होते हैं। और दूसरा रिस्की वाले होते हैं, जिसमें हम इक्विटी से रिलेटेड, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, जहाँ पर रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन फ़ायदा होने के चांसेस भी लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय की अवधि में ज़्यादा होता है। तो हमें दूसरी चीज़ ये सोचनी होगी कि हमें किस तरह का इंटरेस्ट चाहिए, कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट चाहते हैं इंटरेस्ट के लिए, या फिर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदे के लिए आगे बढ़ चल कर आगे, मतलब आगे के 4-5 साल में। और दूसरा हमें अवधि भी सोचनी होगी अपनी, कि हमें हमारे पास जो पैसा हम लगा रहे हैं वो हम कितने टाइम के लिए लगा सकते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि हमें 6 महीने या साल भर बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर हमारे पास एक इमरजेंसी फंड ऐसा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से उस पैसे को ले लेंगे, लेकिन इसको हमें छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगले 4-5 सालों तक। तो अगर हमें 4-5 सालों से लंबी अवधि का अगर हमारा नज़रिया है, तो हम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि इक्विटी मार्केट में जा सकते हैं इन्वेस्ट करने। और अगर हमारा ऐसा नहीं है, हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की, तो फिर हम थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेंगे पर फिक्स्ड वाले में जा सकते हैं। तो फिक्स्ड वाले में आप 3 महीने से लेकर कितने भी टाइम का करा सकते हैं। उसमें भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट में
आप इंटरेस्ट रखते हैं कि हम मुझे भाई एक फिक्स ब्याज मिलता रहे, चाहे कम मिले, उससे मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे ये पता तो रहेगा कि मुझे इतने समय के बाद इतना रुपया मिलेगा, ये गारंटी तो है कम से कम। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप एफडी में करा सकते हैं, एफडी ले सकते हैं बैंक से, या फिर आप पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम होती हैं, किसान विकास पत्र होते हैं, एनएससी होती है, या सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ले सकते हैं। और इसमें आप लमसम पैसा डाल सकते हैं। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त, हमने मान लिया मेरे पास 10,000 रुपया इकट्ठा हो गया, तो मैंने 10,000 रुपये एक बार में डाल दिया, फिर मुझे दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, वही मैंने पैसा रख दिया कि भाई ये पैसा मैंने लगाया है और इस पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और एक चीज़ होती है कि हम मंथली कुछ कुछ पैसे डिपॉजिट करते जा रहे हैं, तो उसमें आप रिकरेंट डिपॉजिट स्कीम आती है, सावधि जमा खाता बोलते हैं उसको, उसमें कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लोग महीने की छोटी छोटी बचत करते हैं, तो वो उसमें कुछ पैसा हर महीने डालते रहते हैं, और उसको वो पैसे उसमें से निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं उसकी अवधि पूरी होने के बाद ही। ठीक है, तो उसमें आप डाल तो सकते हैं हर महीने, लेकिन निकालने का टाइम फिक्स हो जाता है, 1 साल, 2 साल या 3 साल, जैसा भी आप कराना चाहें। तो अगर आप महीने के महीने डालना चाहते तो उसमें डाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम होती हैं, इसमें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको 2 चीज़ें जाननी होती हैं सिर्फ, कि एक तो उसमें हमें कितना ब्याज मिल रहा है और हम कितने समय के लिए कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपको सूट करती हैं तो आप उसमें कर दीजिए डिपॉजिट भी। ज़्यादातर सरकारी स्कीम होती है, इसमें इसमें रिस्क भी कम ही होता है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि आज का, कि हम रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, पर हमें फ़ायदा ज़्यादा चाहिए और हमारा व्यू 4-5 साल या उससे ज़्यादा का है। तो उसमें हम 2 तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कि या तो हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में उतर जाएं, वो तब हम कर सकते हैं जब हमें उसकी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। और एक दूसरी चीज़ है कि हम जानते नहीं हैं शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा, लेकिन उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे फिर म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको जानने समझने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने अपने आप थोड़ा थोड़ा समझा है इसको, वैसे ही मैं आपको एक आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हम एकदम से नहीं समझ पाते हैं। मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी, तो मैं काफ़ी वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के गूगल से या उससे किसी चीज़ से, फिर मैंने धीरे 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 इस चीज़ को जितना समझा है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो आज का हम टॉपिक म्यूचुअल फंड पे लेते हैं, कि हमें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन हम उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड ये क्या बला है, क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इससे कैसे फ़ायदा होता है, ये सब हम जानेंगे। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली आप ये समझ लीजिए क्या चीज़ है, कि बहुत सारे लोग मिलके थोड़ा 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 पैसा एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। जैसे 100 लोगों ने मिलके एक जगह 100 रुपए इकट्ठे करे, या किसी ने 100 रुपए किए, किसी ने 1000 रुपए किए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सब लोग एक सही पैसा इसमें डालते हैं। जिसके पास जितना पैसा है उसने उतना डाला उसमें, फिर वो जितना पैसा इकट्ठा हो गया तो एक हमने अपॉइंट कर दिया मैनेजर उसके ऊपर, कि जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है शेयर मार्केट की, वो हमारे इस पूरे पैसे को अच्छे अच्छे शेयर में लगाएगा, और उससे जो फ़ायदा होगा उसमें से कुछ कमीशन वो काट के अपना, और फिर हमें वापस लौटाएगा उसी रेशो में जिस रेशो में हमने लगाया है। मतलब जितना, अगर मान लिया 8% का फ़ायदा होता है या 10% का फ़ायदा होता है, तो जिसने 100 रुपये लगाए हैं उसको 110 रुपया मिलेगा, जिसने 1000 रुपये लगाए हैं उसे 1100 रुपया मिलेगा। और मिलेगा भी, ये नहीं है कि आपको एक ही टाइम पे सबको मिलेगा। जो जब निकालना चाहता है तब निकाल सकता है, जो नहीं निकालना चाहता है, ज़्यादा समय के लिए डालना चाहता है तो ज़्यादा समय के लिए डाल सकता है। तो ये तो एक मोटा मोटा मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझा दिया कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। इसमें एक मैनेजर होती है, कंपनी होती है कि जो पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड होते हैं हमारे, एक तो होते हैं डेब्ट फंड और एक होते हैं इक्विटी फंड। डेब्ट फंड जिसमें हमें लगभग फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ये समझ लीजिए आप।
ठीक है, कुछ भी मिल सकता है, 6%, 7% या 5%, कुछ भी, इससे ज़्यादा कम ही मिलता है, इतना ही मिलता है। इक्विटी फ़ंड में इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि इसमें लगभग डबल डिजिट में ही हमें लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट मिलता है, डबल डिजिट में, यानी कि 10% से ज़्यादा। लेकिन अगर हमारा नज़रिया 4 से 5 साल से ज़्यादा का ही होना चाहिए, इससे कम का नहीं, तो वो होते हैं इक्विटी फंड। और एक होते हैं, जैसे आप कोई फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड इंटरेस्ट ही चाहता है तो वो डेब्ट फंड में जाएगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ फिर डेब्ट फंड में जाने की बजाय आप फिर उधर सरकारी स्कीम्स में जाइए कि फ़िक्स डिपॉजिट करिए, एनएससी करिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में ही जभी आइए, ज़्यादातर जभी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इसमें जब उन्हें इक्विटी फंड्स में जाना होता है, या फिर आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और एक होते हैं इनके बीच में, कि यानी कि हम ये डिसाइड, हमारा इतना नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें एक बीच का रिटर्न मिले, हम ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, लेकिन हम इंटरेस्ट भी ठीक ठाक चाहते हैं, मतलब इतना ना मिले तो थोड़ा कम मिले, डबल डिजिट में ना मिले, लेकिन 8-9% तक का मिल जाए, तो हम जाएंगे फिर बैलेंस फंड में। इसमें ये कुछ परसेंटेज, जैसे मैंने 100 रुपये लगाए, तो 100 रुपये में कुछ 50% पैसा, अगर 50-50 का रेशो है तो 50% पैसा इन्होंने डेब्ट फंड में लगा दिया, 50% शेयर मार्केट में लगा दिया। मतलब कि ये दोनों का मिक्सचर होता है एक तरीके से, जो बैलेंस्ड फंड होता है। अब इक्विटी फंड में आ जाते हैं हम मेन, क्योंकि हम मेन इसी के लिए इसको जानना चाह रहे हैं कि हम शेयर मार्केट का कैसे फ़ायदा उठाएंगे। शेयर मार्केट यानी कि इक्विटी लिंक्ड फंड होते हैं शेयर मार्केट। तो इसमें भी कई तरह के होते हैं, जैसे पहले होते हैं लार्ज कैप फंड, दूसरे होते हैं मिड कैप फंड, तीसरे होते हैं स्मॉल कैप फंड, आजकल माइक्रो फंड भी आ गए हैं, और आजकल फ्लेक्सी फंड आ गए हैं। फ्लेक्सी फंड होते हैं, कुछ मल्टी कैप फंड होते हैं। ये अब बहुत सारी कैटेगरीज बढ़ गई हैं। जो मेन मोटी मोटी कैटेगरी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप इन तीनों को समझ जाएंगे तो फिर बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। तो लार्ज कैप होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सेंसेक्स, शेयर मार्केट में सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, ऐसे टर्म्स आपने सुने होंगे। तो निफ्टी 50 होता है, अबव 50 होता है, यानी कि इसमें ना कंपनीज होती हैं बहुत सारी, बड़ी बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जिनका कैपिटल यानी कि जिनका पूरा एक जिनकी वैल्यू निकाली होती है रुपए में, कि इस कंपनी का इतना कैपिटल है, कि मतलब यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो वो इस टाइप की कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, मेन कंपनी होती है, जिसमें फ़ायदे के चांसेस तो होते हैं लेकिन नुकसान के कम चांसेस होते हैं, तो उन्हें हम लार्ज कैप में रखते हैं। जो उससे छोटी, मतलब कि निफ्टी 50 में बड़ी 50 कंपनी आएंगी, जो सबसे बड़ी 50 कंपनी होंगी। और निफ्टी, और फिर जैसे मिड कैप वाली हैं, तो उनमें जो पहली 100 को निकाल दीजिए और 100 के बाद की या 50 के बाद की लेते हैं, तो मिड कैप फंड होती हैं। फिर उससे भी छोटी होती हैं, वो स्मॉल कैप फंड होती हैं। तो मिड कैप फंड जो मतलब थोड़ी बीच की कंपनीज होती हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है लार्ज कैप की अपेक्षा, लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, यानी कि वॉलेटाइल ज़्यादा होती हैं वो। वॉलेटाइल से मतलब जिनके शेयर में उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी देखा जाता है, जैसे मार्केट ऊपर चढ़ा तो जल्दी से ऊपर चढ़ गए और इनके शेयर, और मार्केट नीचे गिरा तो जल्दी से नीचे गिर गए इनके शेयर। तो ये वॉलेटिलिटी इनमें लार्ज कैप की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब स्मॉल कैप तो वेरी रिस्की होते हैं, इनमें फ़ायदा नो डाउट एकदम से बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन ये और भी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, कि यानी कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और बहुत तेज़ी से ये गिरती भी हैं। तो इनमें वही लोग पैसा लगाते हैं जिन रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि रिस्क तो पैसे पहले से ही रिस्क आप ले रहे हैं, लेकिन भाई हम कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो हम लार्ज कैप फंड ढूंढेंगे। और अगर हम बीच का चाहते हैं कि भैया बीच में रहें, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्क और ना इतना कम रिस्क कि हम फ़ायदा भी चाहते हैं, तो मिड कैप में रहेंगे। और उसके बाद अगर हमें रिस्क की कोई चिंता नहीं है तो हम स्मॉल कैप में जाएंगे। अब कुछ लोग ना चाहते हैं कि हम लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या तीनों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मल्टी कैप फंड आ जाते हैं।
एक फ्लैक्सी कैप फंड होते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड में क्या होता है कि इसके जो मैनेजर होते हैं ना, ये चेंज करते रहते हैं। जैसे एक रेशो जो सेबी ने बना के दिया। सेबी क्या होता है? सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो इन पूरे म्यूचुअल फंड के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ करता है ना, तो उसको रोकने के लिए, उसके नियम बनाने के लिए, तो वही इसको टर्म भी देते हैं कि फ्लैक्सी कैप में क्या होता है, कितना परसेंट वही फ्लैक्सी कैप वाले फंड वाले लोग कितना परसेंट लार्ज कैप में डाल सकते हैं, कितना परसेंट मिड कैप में डाल सकते हैं, कितना परसेंट स्मॉल कैप में डालते हैं। तो ये सेबी उन्हें नियम बना के देती है, उसी के अनुसार उन्हें चलना पड़ता है जो कंपनी के मैनेजर होते हैं। तो फ्लैक्सी कैप वाले क्या होते हैं कि जब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, तो ये बदलते रहते हैं शेयर। जैसे कभी इन्होंने लार्ज कैप में ज़्यादा कर दिया, कभी मिड कैप में कर दिया। तो इनकी जो एक वो रहती है ना कि नियम के अंदर ही करते हैं। जैसे मान लिया लार्ज कैप में इन्हें, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसी हो, कि लार्ज कैप में इन्हें सेबी ने कहा है कि आप 40 से 50% तक कर सकते हैं। तो ये कभी 40 करेंगे, कभी 45 भी कर सकते हैं, कभी 50 भी कर सकते हैं। कुछ पैसा निकाल के उधर मिड कैप में डाल सकते हैं, कुछ पैसा निकाल के स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सी कैप है। ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरीज हो गई हैं। आप मेन जान लीजिए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। अब हमें जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का इरादा बना लिया है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम डेब्ट फंड लेना चाहते हैं या इक्विटी फंड लेना चाहते हैं या फिर बैलेंस्ड फंड लेना चाहते हैं। अब हम डेब्ट फंड को और बैलेंस्ड फंड को निकाल देते हैं। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इक्विटी फंड में जाना है, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद हम पहले नंबर पे तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है और इक्विटी फंड में लगाना है। सेकंड हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें लार्ज कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए, फ्लैक्सी कैप चाहिए, या हमें कौन सा कैटेगरी का फंड चाहिए। इसमें इंडेक्स फंड भी होते हैं, आजकल इंडेक्स फंड भी होते हैं। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जैसे आप चाहते हैं कि मैं सारे शेयर में निफ्टी 50 का मैंने इंडेक्स फंड ले लिया, यानी कि मेरा पैसा थोड़ा 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 करके निफ्टी 50 की सारी कंपनीज़ में लगेगा। तो निफ्टी 50 अगर बढ़ेगा, अगर ये बड़ी 50 कंपनियों का शेयर बढ़ेगा, तो मेरा ये फंड भी बढ़ेगा। ये सीधा इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यानी कि अगर मैंने ले लिया निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, तो निफ्टी 50 जैसे 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 ऊपर नीचे होगा, मेरा इंडेक्स फंड भी वैसे होगा। इंडेक्स फंड मतलब जिस इंडेक्स का हमने लिया है, उस इंडेक्स के ही ऊपर नीचे चढ़ने के अनुसार वो भी ऊपर नीचे होगा। तो इंडेक्स फंड भी होते हैं। तो अब हम पहले तो शुरुआत से देख लेते हैं ना कि हमें क्या क्या जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हमने इक्विटी फंड, अगर हम बीच बीच में ऐसे ऐसे देखेंगे ना, कहीं से इंडेक्स फंड ले आएंगे, कहीं फ्लैक्सी फंड, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि म्यूचुअल फंड, फिर डेब्ट फंड, बैलेंस फंड, इक्विटी फंड। अब डेब्ट फंड, बैलेंस फंड हमने हटा दिया, हमें इक्विटी फंड में जाना है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है या स्मॉल कैप में जाना है। तो मेन कैटेगरीज है। तो मान लिया मैं नई हूँ, अभी मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट ही किया है, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने के मूड में हूँ, तो मैं लार्ज कैप फंड ले लूँगी कि भाई मैं तो बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाऊंगी जिनमें ग्रोथ थोड़ी देर से होती है पर सस्टेन्ड रहती है। वो ज़्यादा वो नहीं है कि वॉलेटाइल नहीं है ये कंपनीज़, ठीक है, जो दिग्गज हैं मतलब इस शेयर मार्केट के। तो लार्ज कैप फंड, तो अब लार्ज कैप फंड तो मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ तक, तो कि मुझे इसमें पैसा लगाना है। अब इसमें मैं डिसाइड करूँगी अब मैं कि मैं भाई लार्ज कैप फंड बहुत सारे हैं, जितने भी ब्लू चिप फंड होते हैं ना, ब्लू चिप नाम लिखा होता है जिनमें आगे, वो सारे ज़्यादातर लार्ज कैप फंड होते हैं। जैसे बिरला सन लाइफ या फ्रंट लाइन फंड होते हैं, वो सारे लार्ज कैप फंड होते हैं। तो मैं लार्ज कैप फंड भी मुझे बहुत सारी कंपनीज़ के मिलेंगे। यानी कि म्यूचुअल फंड में ना बहुत सारी AMCs होती हैं। AMCs इन कंपनी को कहते हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती हैं। तो आपको HDFC टॉप 100, टॉप 200, HDFC टॉप 100 का मतलब है कि ये सबसे ऊपर की 100 कंपनियों में पैसा लगाएगा, ये भी लार्ज कैप फंड है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी कंपनीज़ के मिल जाएंगे लार्ज कैप फंड। अगर आप ढूंढेंगे ना कहीं पर गूगल पे या किसी उस पर सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी एक। तो अब उस लिस्ट में से हम छांटेंगे कि हम कौन सा लार्ज कैप फंड लेंगे भाई।
तो हम क्या कैसे छांटेंगे, तो इसमें एक साइट होती है, वैसे तो बहुत सारी हैं, आप मैं जिसको यूज़ करती हूँ वो मनी कंट्रोल साइट है। आप उस साइट पे जाइए और उस फंड को देखिए। अगर मान लिया एक फ़ंड आपने ले लिया, या फिर उस पर साइट पे जाके आप ये डाल दीजिए कि बेस्ट लार्ज कैप फंड, तो उसमें 3-4 आ जाएंगे। अब उनके बारे में अलग अलग हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च कैसे करेंगे हम, कि मान लिया मैंने एक फ़ंड मुझे सामने आया कि बिरला सन लाइफ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यही अच्छा फ़ंड है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, एक बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फ़ंड, ठीक है, फ्रंट लाइन इक्विटी फ़ंड। तो अब मैं इसके बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ कि ये कैसा है, तो मैं इसकी क्रिसिल रैंक देखूँगी, फिर मैं इसका एक्सपेंस रेशो देखूँगी, ठीक है। एक्सपेंस रेशो वो रेशो होता है जिस रेशो में कंपनी भी तो कुछ हमसे लेगी ना, जब हमारे लिए इतना करेगी, तो कि क्या हमारे खर्चे वो ले रही है, हमसे ले रही है खर्चे के तौर पर। हमारा कुछ पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे पहले हमारे खर्चे के तौर पर कट जाता है, बाकी पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। क्रिसिल रैंक स्टार में दी होती है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, तो वो क्या है इसकी। और हम देखेंगे कि अगर ये फ़ंड काफ़ी पुराना है तो पिछले लास्ट 10 ईयर्स में इसने कैसा रिटर्न दिया है, मतलब इसका रिटर्न ये नहीं है कि अभी 2 सालों में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो बहुत अच्छा फंड हो गया, मतलब एक सस्टेन रिटर्न देना चाहिए कि हर 10 साल दर साल ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है, इसने अच्छा रिटर्न दिया है और देता रहा है। तो जितने भी पिछला आप देख सकते हैं उतना देख लीजिए। बहुत से लोग AUM देखते हैं, पर मैं AUM पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। AUM का मतलब होता है कि इसने में टोटल अभी तक कितना पैसा लगा है। कुछ लोग बीटा अल्फ़ा, फिर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर इन सब पे मैं इतना नहीं देखती। मैं यही देखती हूँ कि पिछले 10 सालों में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है, इसकी अभी की रैंक कैसी है, इसमें एक्सपेंस रेशो कितना है। अब एक्सपेंस रेशो भी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब इसमें भी जैसे मान लिया मैंने, अब जैसे बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन ही मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये फ़ंड मुझे अच्छा लग रहा है बाकी सबसे, और ये इसने रिटर्न भी अच्छा दिया है। और हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें टॉप 10 कंपनीज़ में किस में पैसा इसने लगाया हुआ है, वो कंपनीज़ को हम अलग से देख सकते हैं कि वो कितना ग्रोथ दे रही हैं, तो जितना वो ग्रोथ देंगी उसी के हिसाब से ये फ़ंड ग्रोथ देगा। तो इस तरह से आप थोड़ी सी रिसर्च इसमें कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें जानने वाले लोग ही इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आप भी अपने तरीके से फ़ंड को खंगाल सकते हैं कि इसका हम ये अच्छा है बुरा है, पिछले 5 सालों में 10 सालों में कैसा रिटर्न दिया है इसने। अब मैंने जैसे ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो बिरला सन लाइफ फंड, बिरला सन लाइफ का फ्रंट लाइन इक्विटी फंड लेना है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, अभी के लिए मैं इसमें पैसा लगाऊंगी। तो अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसमें लंप सम लगा सकती हूँ और SIP भी कर सकती हूँ। लंप सम मतलब एक मुश्त, यानी कि मेरे पास जितना पैसा है मैंने सब एक बार ही लगा दिया, और SIP यानी कि मैं मंथली लगा सकती हूँ, 500 रुपया 1000 रुपया जितना भी मेरे पास है, 2000 रुपये महीने का। तो वो डिसाइड करूँगी फिर मैं। जब मेरा ये भी डिसाइड हो गया तो अब मैं डिसाइड करूँगी कि भाई मैं फ़ंड खुद ख़रीदूँगी, यानी कि डायरेक्ट लूँगी, या फिर मैं खुद नहीं लेना जानती हूँ तो मैं किसी एजेंट के थ्रू लूँगी। म्यूचुअल फ़ंड एजेंट होते हैं तो उसमें मैं इनडायरेक्ट लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट ले सकते हैं तो डायरेक्ट ही लीजिए, इससे आपका जो एजेंट का कमीशन होगा ना वो बचेगा। तो आपका ये जो एक्सपेंस रेशो है ये डायरेक्ट वाले में कम होता है। ये डायरेक्ट वाले जो हर फंड की 2 कैटेगरी होती हैं, डायरेक्ट ले लीजिए या इनडायरेक्ट ले लीजिए, उसकी NAV भी अलग अलग होती है, डायरेक्ट वाले की और इनडायरेक्ट वाले की। तो इनडायरेक्ट वाले में एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है और डायरेक्ट वाले में कम होता है। अब इनडायरेक्ट तो भाई हमें पता चल गई कि हम म्यूचुअल फंड एजेंट को कांटेक्ट करेंगे, वो हमें दिलवा देगा, हमारा फॉर्म वॉर्म भी भरेगा, तो ऐसे ले लेंगे। अब हम डायरेक्ट कैसे लें, तो डायरेक्ट के 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑनलाइन लीजिए, तो ऑनलाइन जैसे ग्रो है या और भी साइट्स हैं बहुत सारी, ये उनसे आप ले सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप काम करना जानते हैं तो ऑनलाइन ले लीजिए, नेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं इसमें, ठीक है।
और मैं ये नहीं जानती, मान लिया मैं ये नहीं जानती कि मैं ऑनलाइन नहीं ले सकती, लेकिन मैं अपना कमीशन कटवाना भी नहीं चाहती ज़्यादा, तब भी मैं चाहती हूँ डायरेक्ट लेना, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। कैसे कैसे कर सकती हूँ कि शहर में इन एएमसीज़ के ऑफिस खुले होते हैं। तो यानी कि मैं अगर बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का ऑफिस पता कर लूँ अपने शहर में, और वहाँ डायरेक्ट ऑफिस में जाकर मैं फ़ॉर्म ले लूँ वहाँ से, और ख़ुद फॉर्म भर के दूँ उन्हें वहाँ पर, तो मेरा ऑफलाइन भी हो जाएगा, मुझे ऑनलाइन काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, और मेरा डायरेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद जाके लिया है एएमसी से। यानी कि एएमसी से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, आपके बीच में कोई बिचौलिया यानी कि एजेंट नहीं है। तो इससे आपका लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसा बचता है। यानी कि जो एजेंट बोलते हैं ना कि हमें तो केवल 1% भी नहीं मिलता, 0.1% मिलता है, जो भी मिलता है, मैं कहती जो भी मिलता है उनको, वो आपका हर महीने कटता है, हर साल कटता है। जब भी आप पैसा लगाते हैं ना, चाहे एसआईपी के थ्रू लगाते या फिर लमसम, या जो आपने लगा भी रखा है, जब तक आप उस पैसे को निकालेंगे नहीं, आपको तो वो निकालने के बाद मिलेगा कुछ फ़ायदा, लेकिन आपके एजेंट को हर महीने मिलता रहेगा उसमें से फ़ायदा। तो वो पैसा आप अपने लिए बचा सकते हैं अगर आप डायरेक्ट वाला चूज़ करते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे की बात आगे करेंगे फिर वीडियो में। इतना हमने जान लिया आज कि हमारे म्यूचुअल फंड डेब्ट, बैलेंस और इक्विटी फ़ंड होते हैं, और डेब्ट बैलेंस में तो हमने अलग निकाल दिए, इक्विटी फ़ंड में हमारे फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और बहुत सारे फ़ंड होते हैं। अब लार्ज कैप कौन से होते हैं उनमें हमने जान लिया। लार्ज कैप भी बहुत कंपनी निकालती हैं, उसमें से हमने चूज़ कर लिया अपने लिए। फिर हमने ये चूज़ किया कि लमसम लेना है या एसआईपी करानी है। फिर हमने ये चूज़ किया कि हमें डायरेक्ट लेना है या फिर किसी एजेंट के थ्रू लेना है, यानी कि इनडायरेक्टली लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का कुछ लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।